बिहार बोर्ड द्वारा घोषित पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर 2026 का ऑब्जेक्टिव अभ्यास कर रहे थे हम लोग, जिसमें 1 से 50 प्रश्न तक पिछले वीडियो में हम लोग अभ्यास कर चुके थे तथा इस वीडियो में हम लोग 51वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे। और हमारा 51वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकारों की हनन या परावर्तन के स्थिति में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226। 52वां प्रश्न है, भारतीय संघीय प्रणाली में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। हम लोग जानते हैं कि हमारे शक्तियों का विभाजन में 3 सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। और जो भी विषय इन तीनों सूची में नहीं आती वो सारी अवशिष्ट शक्तियाँ रेसिडुअरी पावर्स में आती है और इस पर कानून बनाने का अधिकार हमारे भारत की संसद पार्लियामेंट के पास होता है। ऑप्शन बी, संसद पार्लियामेंट। 53वां प्रश्न है, संघ सूची में कितने विषय हैं। मूल रूप से संघ सूची में 97 विषय थे, परंतु 2016 में की गई 101वीं संविधान संशोधन अधिनियम के बाद हमारे पास कुल 100 विषय हमारे यूनियन लिस्ट संघ सूची में हैं। मूल रूप से 97 विषय थे, परंतु वर्तमान रूप से 100 विषय हैं हमारी संघ सूची में। 54वां प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण निर्धारित किया गया। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उनकी शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाकर तीनों सभी विषयों को सूचियां में डाला गया है। और 7वीं अनुसूची ऑप्शन सी। हमारा 55वां प्रश्न है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की संविधान में शक्तियों का विभाजन भी किया गया तथा केंद्र को एक ढंग से मजबूती भी प्रदान की गई है, ताकि देश की अखंडता को बरकरार रखा जा सके। इसलिए यह न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही संघीय, इसलिए इसे क्वासी फेडरल या फिर अर्धसंघीय भी कहा गया है। इसे केसी वेयर, ऑप्शन सी, केसी वेयर द्वारा अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल भी कहा गया। हमारा 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूची में विदेश मामलों का विषय शामिल है। हम लोग जानते हैं कि विदेश मामला, एक्सटर्नल अफेयर पूरे होल नेशन, पूरे राष्ट्र का विषय है, तो इसे संघ सूची, यूनियन लिस्ट में डाला गया है। इसे ऑप्शन ए, संघ सूची। 57वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत से संबंधित संविधान को कौन सा संशोधन है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में तत्कालीन मोरारजी देसाई जी की, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की सरकार द्वारा 1992 में किया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ऑप्शन डी, 73वां। हमारा 58वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में साल 2 अक्टूबर 1959 के साल में ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था तत्कालीन राजस्थान सरकार द्वारा। ऑप्शन ए, राजस्थान। हमारा 59वां प्रश्न है, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को 1993 को पंचायती राज से संबंधित प्रावधान औपचारिक रूप से लागू हुए थे और उसी दिन से 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी,
पंचायत 24 अप्रैल। 60वां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो हम लोग जानते हैं 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें म्युनिसिपल नगर निकायों का से संबंधित प्रावधान को जगह दी गई। ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची। 61वां प्रश्न है, भारत की संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को किस देश ने प्रभावित किया है? हम लोग जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय सभी देशों की अलग अलग देशों के संविधान और वहाँ के विचारों को पढ़कर और अच्छे विचारों को अपने संविधान में जगह दी, तथा संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत जैसी प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया, ताकि संविधान को लचीला तथा कठोर दोनों बनाया जा सके। ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। हमारा 62वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं आपातकाल 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य युद्ध या एक जब वाह्य युद्ध आक्रमण हो जाए या फिर देश में आर्म्ड रिवॉल्यूशन सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस समय 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है, तथा जब आर्थिक रूप से देश का हालत खराब हो तो उस समय राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 360 से अब वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। ऑप्शन सी आर्टिकल 360। प्रश्न 63वां है, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा? हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान न केवल कानून तथा राजनीतिक नियमों का दस्तावेज है, परंतु इसमें सामाजिक रूप से सामाजिक चिंतनों को भी जगह दी गई है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्वों को भी जगह दी गई है, जो कि हमारा सरकार की नैतिक सिद्धांतों और समाज की जिम्मेदारियों को दर्शाता है, इसलिए इसे हॉब हाउस ऑप्शन डी हॉब हाउस ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज भी कहा। प्रश्न 64वां है, संविधान के किस संशोधन से दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ? हम लोग जानते हैं कि सन 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून को लाया गया, जिसमें चयनित प्रतिनिधियों सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देश के बिना या पार्टी के निर्देश को पालन न करने पे या पार्टी को छोड़ने पे उन पे दल बदल कानून लग सकता है और उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ऑप्शन ए ऑप्शन सी 52वां। हमारा प्रश्न 65वां है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? हम लोग जानते हैं कि पहला लोकसभा चुनाव सन 1951 में अंत में शुरुआत हुआ, परंतु सन 1952 के शुरुआती कुछ महीनों में समाप्त हुआ और चुनाव के परिणाम घोषित हुए, इसलिए सन 1952 को ही पहला लोकसभा चुनाव का वर्ष तिथि माना जाता है। ऑप्शन सी सन 1952। 66 प्रश्न 66वां है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, कानूनी या संवैधानिक परामर्श ले सकते हैं, जिसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय बाध्य होती है सलाह देने के लिए। ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। हमारा 67वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अवसर की समानता प्रदान करता है? हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत
अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नौकरियों में अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को समान अवसर को प्रावधान करता है, बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या सामाजिक स्थिति के भेदभाव के। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है, ताकि पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। हमारा ऑप्शन बी 16वां सही जवाब होगा। 68वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान की मूल संरचना से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं कि सन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था, उसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या फिर मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, जिसमें यह कहा गया कि संसद को मूल ढांचे को बदल या समाप्त नहीं कर सकती, और लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, न्याय, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघीय ढांचा इत्यादि को मूल संरचना के रूप में शामिल किया गया। तो हमारा ऑप्शन बी केशवानंद भारती सही उत्तर होगा। 69वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, अपनाया गया और लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया, परंतु 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया, और 26 जनवरी से ही हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और लागू होते ही भारत एक पूर्ण गणराज्य सॉवरेन रिपब्लिक के रूप में स्थापित हुआ, जो कि अपने सारे डिसीजंस को खुद लेने में सक्षम है, बिना किसी बाह्य दबाव के। हमारा 70वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य की विधानसभा भंग कर सकते हैं। विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन राज्यपाल इसे मौजूदा विधानसभा की सलाह पर या विशेष परिस्थितियों में भंग कर सकते हैं। इस शक्ति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने या राजनीतिक संकट की स्थिति में इस्तेमाल की जा सकती है। ऑप्शन सी 174 अनुच्छेद 174 सही जवाब होगा। 71वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हम लोग जानते हैं कि मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। प्रश्न 72वां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि सभी देशों की संविधान से कुछ न कुछ हमारे संविधान निर्माताओं ने अच्छी चीजें अपने संविधान में शामिल की। वहीं प्रस्तावना का विचार हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से हमारे संविधान में जोड़ा गया। 73वां प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो हम लोग जानते हैं कि केशवानंद भारती 1973 में हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह पुष्टि की कि प्रस्तावना जो प्रियम्बल है संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। इस निर्णय में यह भी कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को संसद संशोधित नहीं कर सकती। प्रस्तावना केवल परिचय नहीं बल्कि संविधान के उद्देश्य और मूल सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करती है। ऑप्शन डी केशवानंद भारती केस।
हमारा प्रश्न 74वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? हमारे विकल्प है लिखित संविधान। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से दस्तावेजों में लिखा गया है, दस्तावेजित संविधान है, इसलिए ये नहीं होगा। प्रश्न विकल्प बी है संसदीय सरकार। हम लोग जानते हैं कि भारत संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। हमारे पास संसद है जिसमें दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। संघीय सरकार, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास संघीय सरकार भी है, फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। तो विकल्प डी है एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में यूनिटरी गवर्नमेंट का प्रावधान नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यूनिटरी गवर्नमेंट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न 75वां है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय और अमेरिकी संघीय प्रणाली में समान नहीं है? संविधान की सर्वोच्चता, हम लोग जानते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता भारत तथा अमेरिका दोनों की संघीय प्रणाली में है। शक्तियों का विभाजन भी भारत तथा अमेरिका दोनों यहाँ है। निष्पक्ष न्यायपालिका भी भारत तथा अमेरिका दोनों यहाँ, परंतु दोहरी नागरिकता जहाँ अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें स्टेट देश अपना नागरिकता देती है परंतु राज्य अपनी नागरिकता देती है। वहीं भारत में केवल एक अपना नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप, जो कि भारत का भारतीय नागरिकता होती है। ऑप्शन डी भारतीय दोहरी नागरिकता। 76वां प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को सौंपते हैं तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जी ही राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालते हैं और उनके ऑफिस के कार्य का निर्वहन करते हैं। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। हमारा 77वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद यूपीएससी के कार्यों को निर्धारित करता है? हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों और कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। इसके अंतर्गत यूपीएससी का कार्य सिविल सेवा, सिविल न्याय सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया का संचालन करना है। अनुच्छेद 320 यूपीएससी को सिफारिश, परीक्षा और सलाह देने के अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 320। हमारा 78वां प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद धर्म के अधिकार का प्रावधान करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 25 से 28 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म के अधिकार को प्रावधानित करते हैं। इसमें अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन, प्रचार और करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कारणों से करों का भुगतान न करने का अधिकार प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ये सभी अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन बी आर्टिकल 25 से 28 धर्म के अधिकार का प्रावधान करते हैं। 79वां प्रश्न है, चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? हम लोग जानते हैं कि शुरुआती रूप से चुनाव आयोग में 1 सदस्य थे, परंतु वर्तमान में 3 सदस्य हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और वहीं 2 इलेक्शन कमीशन है, 2 चुनाव आयुक्त तथा 1 मुख्य चुनाव आयुक्त है। ऑप्शन सी 3। 80वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 352 के तहत बाह्य आक्रमणों तथा गृह युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह के परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, आर्टिकल 352। बचे हुए प्रश्नों को हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे।
और अभी के लिए इतना ही।